लास्ट लेक्चर में हम कहां तक डिस्कस कर चुके हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डेविएशन ऑफ लाइट। ठीक है ना? देखिए डेविएशन ऑफ लाइट। जैसे बेटा ये कोई प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल है, एक रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हम जानते हैं सेम एंगल बनाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर मिरर नहीं होता तो ये रे सीधी निकल जाती, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिरर ये इतना डेविएट हो गई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा एंगल ऑफ डेविएशन होगा 180 माइनस 2i। ये टोटल एंगल 180 है, 180 में से i प्लस आई 2i सब्ट्रैक्ट होगा और इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रे इधर जाती लेकिन इधर घूम गई। अब हम डिस्कस ये करेंगे अगर मोर देन वन मिरर हो तो फिर टोटल डेविएशन हम कैसे निकालेंगे। जस्ट कॉपी इट। तो बेटा अगर मान लीजिए
दो मिरर हों, जैसे ये दो मिरर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इस तरह से। अगर आपसे कहा जाए एक रे है जो इस एक मिरर के पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां से होगा, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां से होगा, और रे फाइनली चली जाएगी, तो इसका टोटल डेविएशन निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो आप इसमें ज्योमेट्री के अलावा कुछ भी नहीं है, आप कैलकुलेट करो। देखो ऐसे करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, रे इधर आएगी, फिर दूसरा नॉर्मल, रे फाइनली इधर चली जाएगी। बच्चों अगर ये एंगल अल्फा है तो ये ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कौन सा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों इक्वल है ना, ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 माइनस 2i। आई कितना है? तो ये 2 थीटा हो गया। और ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों थीटा है तो बेटा ये भी तो थीटा होगा ना। ये मैंने कैसे बोला कि ये भी थीटा होगा? किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो तीसरा भी इक्वल थोड़ी ना होता है। तो मेरा थीटा बोलने वाला लॉजिक गलत है, हमें किसी और तरीके से बोलना पड़ेगा। बताइए कैसे? तो बोल थीटा बोल लिख थोड़ी ना सकते हैं हम। 180 माइनस 2 थीटा, तीनों का सम 180 होता है। तो ये 180 माइनस 2 थीटा अगर आ गया तो ये 90 माइनस 180 माइनस 2 थीटा होगा, यानी कि 2 थीटा माइनस 90। तो सेकेंड डेविएशन होगा 180 माइनस 2i, और ये एंगल कितना है? 2 थीटा माइनस 90। समझ गए? 90 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचेगा, तो 180 माइनस 4 थीटा प्लस 180, यानी कि 360 माइनस 4 थीटा। ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, करेक्ट। तो टोटल डेविएशन आ गया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, कितना हो गया? 360 माइनस 2 थीटा, करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। यस बच्चों, इसको बहुत सारे बच्चे फार्मूला मानकर रट लेते हैं, और पता है ये इससे आंसर सही भी आता है। गौर से देखिए, ये टोटल डेविएशन जो है ना, इसमें मैंने ये बताए, मतलब हालांकि मैंने पैरेलल दे दिया, पर अगर आप इस एंगल को और भी कुछ ले लेंगे ना तो भी आंसर यही आएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई रिपीट, मैं इसको एक बार दोबारा करूं। ये दो मिरर है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और ये कोई रे आ रही है अल्फा एंगल पर, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन वहां से और सेकंड यहां से लेना है, टोटल डेविएशन कैलकुलेट करना है, यही आएगा। अल्फा पर डिपेंड ही नहीं करेगा, इसलिए बच्चे इसको रट लेते हैं। तो एक बार करें इसे सॉल्व। देखो, आप लोग प्रूव करो ना कि टोटल डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा होगा।
देखो बेटा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो फर्स्ट डेविएशन होगा 180 माइनस 2 अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। ये टोटल 90 होता है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर है। अब ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, फिर वापस 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। आई रिपीट, ये अपना 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा, तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब वापस 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, थीटा माइनस अल्फा आएगा, तो ये आएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा टोटल इनको सम करोगे तो 2 अल्फा कट जाएगा, तो 360 माइनस 2 थीटा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, टोटल डेविएशन सिर्फ थीटा पर डिपेंड करता है। पर इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है, जैसे बच्चे इसको रट लेते हैं उनका हर जगह आंसर सही आता है, लेकिन ये ध्यान रखना ये सिर्फ तब सही है जब आपके दो ही रिफ्लेक्शन हो रहे हो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनमें 3 रिफ्लेक्शन भी होते हैं। जैसे ये दो मिरर हैं, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और यहां से कोई रे आ रही है, दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री। तो इसमें क्या होता है कि रे है ना पहले इधर जाती है, क्योंकि ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 120 हो जाता है, ये 90 से कम। अब ये वापस ऐसे जाती है और फिर इधर आती है, तो इसके 2 से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। तो अगर आप, इफ आई आस्क व्हाट इज द टोटल डेविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, तो ये गया काम से फॉर्मूला। अब होता क्या, जिनको मेथड पता है ना, उन बच्चों को फार्मूला भी पता होता है। जैसे मैं आपको मेथड भी बता रहा हूं, फार्मूला भी, तो आप ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। लेकिन जो सिर्फ रटते हैं वो ये कर लेते हैं, वो नहीं कर पाते। तो आप इसे सॉल्व करके बताइए, व्हाट इज द टोटल डेविएशन आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस, आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस। देखिए, यहां तक हम डिस्कस कर चुके
फर्स्ट डेविएशन होगा 180 माइनस 2i, i 60 डिग्री है बेटा, तो 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आप देख लो वरना आप रह जाओगे। ये 30 30 60 है तो टोटल 120, 120 में से इधर वाला 90 गया तो ये 30, ये रिफ्लेक्शन से इधर आई, तो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री, तो 180 माइनस 60 यानी कि 120। इस बार ये क्लॉकवाइज है क्योंकि रे ऐसे जाते हुए ऐसे घूमी है। अब देखो ये 30 था तो ये भी 30 होगा, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 हुआ ये 30 हुआ तो ये, इसका मतलब ये रिट्रेस करेगी। तो तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद इसका डेविएशन 180 डिग्री होगा। इसको क्लॉकवाइज मानो या एंटी क्लॉकवाइज मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिट होने का मतलब 180 डिग्री। तो बच्चों एक तो ये दोनों अपोजिट है, तो टोटल डेविएशन क्या आएगा, इन दोनों को हम 60 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। नहीं मैंने 3 ही पूछा है ना मैंने, ये तो 4th भी करेगा, हो सकता है 5th भी करे। मेरा क्वेश्चन है आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन, तो आप उसके बाद नहीं ले सकते। हाँ लेकिन पता है एक चीज बताऊं, इसको है ना ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया तो टोटल डेविएशन तो डायग्राम से निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहले मैं है ना इस वाले मिरर को बना रहा हूं, सबसे पहले जो रे आ रही थी वो ऐसे आ रही थी और फाइनल रे ऐसे जा रही है बेटा। 3 रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई ना। अरे प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा मैं, इनिशियल और फाइनल दिखाया है। अब बताओ इसका डेविएशन कितना हुआ, ये एंगल है, तो अगर ये एंगल 30 है और ये 90 था तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 120, तो वैसे आंसर आ गया, टोटल डेविएशन इज 120 डिग्री। और अगर आप उससे नहीं करेंगे इससे कर लो, ये कितना है इन दोनों का नेट, 60 प्लस 180 240 क्लॉकवाइज है ना। हम इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं हमेशा, तो ये वापस 120 आ गया ना, समझ गए। तो 240 अगर क्लॉकवाइज लिया तो हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, 120 एंटी क्लॉकवाइज और ये भी 120 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। बच्चों तीनों को सम करने की जरूरत नहीं है, अगर डायग्राम अच्छा बने डायग्राम से ही निकाल लेंगे। चलो डेविएशन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लिखते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। कुछ पूछना है? सर बाद में इसकी कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होगी तो ये पार्ट रिट्रेस करेगी ना वो हाँ रिट्रेस कर जाएगी, तो रिट्रेस करने का मतलब 5th भी हो रहा है ना। हाँ, तो फाइनल डेविएशन 180 आएगा, 0 नहीं आएगा, 180 आएगा। सी इज करेक्ट। अब हमने देखा कि ये 90 डिग्री पर थी तो रिफ्लेक्ट हुई, और जब यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो यहां से रिट्रेस किया तो ये भी रिट्रेस करेगा और ये भी रिट्रेस करेगा, तो फाइनल रे इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट होगी। तो टोटल डेविएशन आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शंस विल बी 180 डिग्री। चले है ना बेटा, पूरा ज्योमेट्री बेस्ड चैप्टर है, तो ज्योमेट्री आप देखा करो, एंगल्स को ही संभालते रहते हैं हम। कल भी यही हुआ था, आज भी यही हुआ। देखो रोटेशन ऑफ मिरर, एक मिरर है और ये इंसिडेंट रे है। बच्चों हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं। अभी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच टोटल एंगल कितना है, 2i। मैंने नॉर्मल से नहीं पूछा, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 2i है। अगर मैं मिरर को थीटा से टर्न कर दूं, थीटा एंगल से, तो नॉर्मल भी थीटा टर्न होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस i प्लस थीटा हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी i प्लस थीटा हो जाएगा। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच अब एंगल आएगा 2i प्लस 2 थीटा, और पहले था 2i। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम गई। तो बच्चों अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखकर
मिरर को थीटा एंगल से टर्न कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो 2 थीटा एंगल से टर्न करेगी। इस बात को लिख लो, ये डायग्राम बना लो। हाँ लिखो, इफ इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड, if incident ray is kept fixed and mirror is rotated through angle theta and mirror is rotated through angle theta, then reflected ray will rotate through angle 2 theta. Then reflected ray will rotate through angle 2 theta. तो बच्चों इससे एक बात और क्लियर होती है, अगर मान लीजिए हम मिरर को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टर्न करें तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी भी 2 ओमेगा होगी। तो इस लाइन को और ऐड कर दीजिए। If angular velocity of mirror is omega, if angular velocity of mirror is omega, then angular velocity of reflected ray is 2 omega. Then angular velocity of reflected ray is 2 omega. बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई पर्टिकुलर थ्योरी काम नहीं आती, बस ज्योमेट्री और हमारा खुद की जो सोच है, थिंकिंग है, वो काम आएगी। जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर है। सपोज एक ये वाली वॉल मिरर हो गई, एक साइड वॉल और एक सीलिंग, इन तीनों को मिरर बना दीजिए, शीश महल हो गया। तो ये भी मिरर, ये भी मिरर, ये भी मिरर। मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे टोटल कितनी इमेजेस दिखाई देगी। अब इसमें तो वो फॉर्मूला भी काम नहीं आता जो बच्चे रटते रहते हैं, इसलिए रटना बेकार है। सोचो कितनी मिरर इमेज बनेगी। कितनी? 7। देखो, एक डायरेक्ट इमेज इसमें बन रही है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाली, और एक डायरेक्ट इमेज इसमें बन रही है, और एक डायरेक्ट इमेज ऊपर बन रही है। 3 हो गई। फिर यहां से जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी वो एक इमेज और बनाएगी ऊपर। आपकी लैंग्वेज में इस इमेज का एक इमेज इस मिरर में बनेगा, तो आपको ऊपर उधर दिखाई देगी कोने में 4। इसी तरह इस इमेज का एक इमेज उधर दिखाई देगा 5। सुन रहे हैं आप? फिर उस दिन डिस्कस किया था, इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा और इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा, लेकिन वो कॉन्साइड करेंगी। तो कितनी हो गई? 6। अब एक और बची। बच्चों ये जो मतलब आप देखना, ये जो एज है ना, इधर कॉर्नर, वो कॉर्नर भी आपको ऊपर दिखेगा इसमें, इस मिरर में। तो वो जो कॉन्साइड कर रही है ना एक इमेज, उसकी इमेज एक ऊपर और दिखेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 7। मैं 3D डायग्राम में डायग्राम बना नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कैसे दिखाऊंगा। तो टोटल इमेजेस विल बी 7।
3 इमेजेस सिंगल रिफ्लेक्शन वाली, 2 इमेजेस 3 इमेजेस डबल रिफ्लेक्शन वाली और 1 ट्रिपल रिफ्लेक्शन वाली। क्योंकि वो ऊपर जो कोने में दिखेगी ना, वो पहले यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होगी एक बार, क्योंकि वो इमेज का भी इमेज है। हाँ, जो इमेज नीचे कॉन्साइड कर रही है ना, उसकी भी इमेज है। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वॉल है, तीनों प्लेन मिरर है, कोई एक लाइट रे आ रही है, वो पहले एक मिरर पर इंसिडेंट हुई, फिर दूसरे मिरर पर इंसिडेंट हुई, फिर तीसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई। तीनों मिरर को उसने यूज किया है। तो 3 रिफ्लेक्शन के बाद जब वो वापस जाएगी तो वो फाइनल रे इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट होगी। ये हमें प्रूव करना है। सोचो, फिर से बोलूं, वी हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर्स। एक लाइट रे किसी एक मिरर से पहले रिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और फिर तीसरे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई। तीनों से एक एक रिफ्लेक्शन हुआ है। वी हैव टू प्रूव फाइनल रे इज जस्ट अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। हर एंगल पर होगा, इसलिए ये डायग्राम से प्रूव नहीं होगा। मैं बताता हूं, आपको स्ट्राइक नहीं करेगा शायद। जैसे बेटा सुनो, इस मिरर का नॉर्मल इधर है, जेड डायरेक्शन में, बोले इसका नॉर्मल जेड एक्सिस के पैरेलल है, उसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल है। मान लो सबसे पहले रे इस पर इंसिडेंट हुई, मैं इंसिडेंट रे का वेक्टर मान लेता हूं ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। सुनना आप, चूंकि इस वॉल का नॉर्मल जेड एक्सिस के अलोंग है, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 3 कंपोनेंट में से वो 2 कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होते हैं वो चेंज। तो इस तीनों कंपोनेंट में से केवल जेड कंपोनेंट ये वाला मिरर रिवर्स कर देगा। तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होगी वो मूव करेगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस सी के कैप। हिंट मिला? हिंट नहीं, पूरा सॉल्यूशन ही लगभग हो गया। इसके बाद ये मिरर मान लो ये रे मान लो दूसरे मिरर से टकराई, जिसका नॉर्मल मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, या वाई, इसका ले लो वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये वाई को रिवर्स कर देगा, एक्स और जेड सेम रहेगा। तो दूसरे मिरर ने क्या किया, बी को वाई कंपोनेंट रिवर्स कर दिया, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ये पहले रिवर्स हो चुका। अब वो तीसरे मिरर से टकराएगी जिसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये एक्स कंपोनेंट को रिवर्स कर देगा, बाकी दोनों कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो बच्चों गौर से देखो, ये वेक्टर इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट है, कोई एंगल वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस को हम कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं? लेकिन हमने वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यूज कर ली ना जो पहले बताई थी। हाँ, इतनी इमेजिनेशन तो मुश्किल ही है ना कि हम देखकर बता दें, वो तो बहुत मुश्किल है। बच्चों मैं एक आपको जैसे इसमें जो बताया है वो ये बहुत सिंपल वाली चीज है कि अगर नॉर्मल एक्स है या वाई या जेड के अलोंग हो तो ही कर पाएंगे। अगर नॉर्मल किसी और वेक्टर के अलोंग हो तो फिर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए वेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, उससे कर सकते हैं अगर वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फॉर्मूले से भी लेंदी ही होगा। क्या? अगर इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर पता हो और नॉर्मल का यूनिट वेक्टर पता हो, मैंने फिर बोलूं, नॉर्मल अगर सिर्फ आई कैप, जे कैप या के कैप हुआ तो क्वेश्चन इतना सिंपल हो जाएगा।
लेकिन नहीं हुआ तो फिर सिंपल नहीं होगा। तो बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे होगा ई आई कैप माइनस 2 ई आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अब अगर इससे नहीं करना, सोचकर करना है, तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट और सारी नॉलेज वेक्टर की इसमें लग जाएगी, वरना ये फॉर्मूला याद कर लो। मतलब ये क्वेश्चन तब काम आते हैं जैसे आपसे कहा जाए कि एक रे है, वो आई प्लस जे प्लस के वेक्टर के अलोंग मूव कर रही है, और एक मिरर है जिसका नॉर्मल आई माइनस जे के अलोंग है, वेक्टर आई माइनस जे। तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्या होगा उसको निकालने के काम आता है। अब डॉट प्रोडक्ट तो इसमें भी आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखो, ए रे इज मूविंग अलोंग वेक्टर, ए रे इज मूविंग अलोंग वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। कैलकुलेट unit vector along reflected ray when this ray is reflected by a plane mirror. This ray is reflected by a plane mirror which has normal along vector minus I cap minus J cap। समझे? आज पहला देखो बेटा,
पहले ई आई कैप निकालो। क्या है ई आई कैप? आई प्लस 2j प्लस 3k। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, √13 से डिवाइड करना पड़ेगा तब यूनिट वेक्टर बनेगा। अरे आई प्लस 2j प्लस 3k यूनिट वेक्टर नहीं होता। हाँ 14 आएगा, सॉरी। एन कैप क्या आएगा? -i माइनस j बाय √2। ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दो। ई आर कैप आएगा ई आई कैप i प्लस 2j प्लस 3k बाय √14 -2। ई आई कैप क्या आएगा? मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 और बोलो -1 -2 वो है ही नहीं ना, 0 आएगा ना, डिवाइडेड बाय √14 इंटू √2। समझ गए ना? और एन कैप को अकेला बाहर लिखना पड़ेगा -i माइनस j बाय √2। बच्चों ये √2 इससे कैंसिल और √14 नीचे कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा i, एक बार लिख दूंगा ना गलत हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। ये -3 हो गया ना, और ये माइनस भी कॉमन आ रहा है तो प्लस हो गया। बस ये वाला माइनस अभी बचा तो आएगा 3i प्लस j। करेक्ट? अब इसे सॉल्व करो। ये i और ये -3i, क्या बचा? -2i प्लस 2j और -3j यानी कि -j प्लस 3k अपॉन √14। मुझे थोड़ी स्पेशल है डिस्कशन। अच्छा एक बात और बताइए, कितना ही पढ़ा लो बेटा इन टॉपिक, इनमें ये ऊपर है छत, सीलिंग, ठीक है? सीलिंग से कुछ नीचे यहां पर, अच्छा यहां पर एक लाइट है, सोर्स, लाइट सोर्स। यहां पर कोई प्लेन मिरर लगा है। प्लेन मिरर क्या करेगा? यहां सोर्स से जो लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्ट करके ऐसे ऊपर एक पूरा स्पॉट बन जाएगा, लाइट स्पॉट। समझ रहे हैं आप? इतने एरिया से जितनी भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो वहां पर एक पूरा लाइट स्पॉट बना लेगी, यहां से लेकर और यहां तक। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं इस मिरर को ऊपर मूव कराऊं, है ना, ऐसे ऊपर चला रहा हूं, तो लाइट स्पॉट जो बना उसकी पोजीशन
और उसका साइज में क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। लाइट स्पॉट की पोजीशन और साइज में से क्या चेंज होगा ये बताइए। पोजीशन चेंज नहीं होगी, आंसर है ना तो पोजीशन चेंज होगी ना ही साइज। अच्छा एक बात बताइए, सुनो, हम इसका साइज निकालते हैं। अभी मैं मान लेता हूं मिरर जो है वो h हाइट पर है। देखो बेटा, ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। लेट दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस होगा h, tan अल्फा इज x बाई एच, तो x इज इक्वल टू h tan अल्फा, है ना। सुन रहे हैं ना, अब ये मैं h मान रहा हूं, तो ये h tan अल्फा और ये भी h tan अल्फा, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2h tan अल्फा, करेक्ट। इसी तरह मैं इस एंगल को बीटा मान लेता हूं, तो ये भी बीटा होगा। तो यहां से और यहां तक का डिस्टेंस जो होगा पूरा ये 2h tan बीटा होगा। एनी डाउट बच्चों? लाइट स्पॉट का जो साइज है वो तो ये है ना, तो इसका जो साइज है वो उन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, 2h tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब जरा ये बताना tan बीटा क्या आएगा? मतलब यहां से यहां तक का कुछ भी कोई डिस्टेंस मान लो आप, x मान लो, x2 मान लो, तो यह आएगा x2 बाई एच माइनस tan अल्फा, ये x1 मान लो, तो x1 बाई एच, तो यह आ गया 2 इंटू x2 माइनस x1। और गौर से देखो x2 माइनस x1, बच्चों हमने x2 ये माना था और x1 ये माना था, तो x2 माइनस x1 इज ओनली साइज ऑफ मिरर L। यानी कि जो लाइट स्पॉट का साइज है वो मिरर की लेंथ का डबल आया है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन h। यानी कि अगर मैं मिरर को ऊपर ले भी जाऊंगा तो भी ये हमेशा 2L रहेगा, तो साइज चेंज नहीं हो रहा। हालांकि मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, इससे भी छोटा हो जाता। ये वैसे ही देखने पर पता लग रहा है, आप देखो, मतलब मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ, मैं इस मिरर को ऊपर ले जाऊंगा, ये वाला पॉइंट एज इट इज ऊपर जाएगा, ये डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर आना ही आना है। तो अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो ये भी चेंज, यानी कि स्पॉट का जो नियरर एज है वो वही है जहां पहले था। सिमिलरली ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो फारथेस्ट एज है किनारा वो भी वही रहेगा। तो बच्चों ना तो साइज चेंज हुआ ना ही पोजीशन। पोजीशन भी चेंज कहां हुई? मैं कह रहा हूं इस लाइट स्पॉट का जो नियरेस्ट एज है वो भी यहीं पर रहेगा और जो फारथेस्ट एज है वो भी यहीं पर रहेगा। तो इसका मतलब पोजीशन भी चेंज नहीं हुई। बच्चों आप ये सोचो कि आपसे ये गलतियां क्यों हो रही है, मैं बताऊं। क्योंकि आप ज्योमेट्री लगाए बिना आंसर दे रहे हैं। मैंने देखा था
आप लोगों ने ज्योमेट्री यूज ही नहीं किया, आपने सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ सोचा कि यार ऐसे, वो इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इस मिरर को इधर मूव कराऊं हॉरिजॉन्टल, तो साइज और पोजीशन में से क्या चेंज होगा? मिरर को अगर मैं हॉरिजॉन्टल मूव कराऊं तो साइज या फिर पोजीशन में से क्या चेंज होगा? और साइज सेम रहेगा। तो आर यू श्योर दोनों का डिफरेंस सेम आएगा? तो फिर बताओ बेटा, पोजीशन तो चेंज होगी ही होगी 100%। ऐसा नहीं मिरर को तो मैं वहां ले जाऊंगा और स्पॉट यहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पोजीशन तो चेंज होगी। अब साइज को डिस्कस करो। बच्चों एक बात बताओ, जब हमने इस 12 को डिराइव किया था, सुनो, जब मैंने इसका साइज निकाला था स्पोर्ट का, तो क्या ये बताया था मिरर स्पोर्ट से कितना दूर, वो सोर्स से कितना दूर है? इसका मतलब मिरर का सोर्स से पोजीशन पर वो डिपेंड। मेरा बच्चा, ये आंसर ना तो एच पर डिपेंड कर रहा है ना एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए अगर हम मिरर को इधर मूव कराएंगे हॉरिजॉन्टल, तो स्पोर्ट मूव तो करेगा लेकिन उसका साइज 12 ही रहेगा। अब एक और बात, अगर हॉरिजॉन्टल मूव कराते वक्त मिरर की वेलोसिटी v है, तो स्पोर्ट की वेलोसिटी क्या v आएगी या और कुछ? मिरर इज मूव्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, तो जो लाइट स्पॉट है उसकी वेलोसिटी क्या आएगी? v आएगी या कुछ और? ऑपोजिट। मतलब मैं मिरर को इधर मूव कराऊंगा, स्पॉट इधर आएगा। अपोजिट से क्या मतलब है? बड़ा अजीब सा आंसर है। स्पॉट को जाना तो उधर ही है बेटा जिधर मिरर जाएगा। जादू कैसे हो सकता है? 2v आएगी। सारे आंसर गलत निकले। देखो मैं बता रहा हूं, बहुत इजी है बच्चों। हमने इसको x1 माना है, सुनना, तो ये भी x1 होगा, यानी कि जो स्पॉट का स्टार्टिंग पॉइंट है वो सोर्स से 2x डिस्टेंस पर है। पक्का? हमें पता है मिरर की वेलोसिटी dx बाई dt है, तो स्पॉट की वेलोसिटी 2dx बाई dt होगी, यानी कि डबल। आप ऐसे लगाओ ना, अगर मिरर को 1 सेंटीमीटर चलाओगे तो ये 2 सेंटीमीटर चलेगा, क्योंकि 1 यहां बढ़ गया और 1 यहां बढ़ गया। समझो? तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज v, इफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज v, देन वेलोसिटी ऑफ स्पॉट इज 2v।
बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। लिखो रिफ्लेक्शन फ्रॉम तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस और ब्रैकेट में लिख दो स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस मींस स्फेरिकल मिरर। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ी ना चेंज होते हैं, चाहे प्लेन सरफेस हो या कर्व सरफेस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही रहने वाले हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा और तीनों सेम प्लेन में होंगे नॉर्मल के साथ। फर्क पड़ेगा इमेज पर। किस पर? क्योंकि प्लेन मिरर की तरह स्फेरिकल मिरर में साइज ऑफ इमेज सेम नहीं होगा और वो पोजीशन पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम सबसे स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ टर्म्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब है हमने एक ग्लास स्फेयर लिया, उस ग्लास स्फेयर में से हमने एक छोटा सा पोर्शन उसका काटा, ये वाला पोर्शन कट कर लिया। ऐसे कट नहीं किया, दरअसल स्फेयर के ऊपर एक ऐसे सर्कल मार्क किया और उसे कट करके निकाल लिया। तो वो जो ऐसे सर्कल मार्क करके बाहर निकाला, समझे? ये लाइन नहीं है, ये पूरा सर्कल है। आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है एक तरह से, ऐसे पूरा सर्कल है। बस ये स्फीयर अब है ही नहीं, हमने तो ये पोर्शन रिमूव कर लिया। बच्चों अगर मैं इसे बाहर से पॉलिश कर दूं, एक्चुअली प्लेन मिरर में भी ये डिस्कशन रह गया कि कोई भी एक ग्लास प्लेट मिरर कैसे बनाते हैं। किसी भी एक ग्लास प्लेट को हम मिरर कैसे बनाते हैं? तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्लास है, थिन ग्लास प्लेट, उसके एक तरफ पहले हम सिल्वर पॉलिश करते हैं, सिल्वरिंग कहलाता है, सिल्वर कोटिंग। क्या करते हैं? सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो एक तरफ से सिल्वर कोटिंग करने से दूसरी साइड रिफ्लेक्टर हो गई। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन आपने देखा होगा मिरर के पीछे आपको सिल्वर कोटिंग दिखाई नहीं देती, क्योंकि कॉस्टली होती है और दूसरी बात उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, वरना मिरर खराब हो जाएगा। तो ऊपर से पेंट कर देते हैं, सिल्वर कोटिंग के ऊपर पेंट करते हैं, सिर्फ उस सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी आप मिरर को पीछे से वो पॉलिश को खुरसना, तो आपको अंदर से सिल्वर निकलता दिखेगा, तो जहां आप खुरचोगे वहां से खराब हो जाएगा मिरर। तो इस तरह से स्क्रैच भी तो लग सकते हैं ना, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट करते हैं। तो बेटा अगर हम यहां पर इसको इधर से पॉलिश कर दें सिल्वरिंग, तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगा। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है? लेकिन अगर हम सिल्वरिंग अंदर से करें तो रिफ्लेक्शन बाहर से होगा, तो यह कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ अपर्चर। सुनो बच्चों, हम जो मिरर निकाले हैं सर्कल बनाकर, वो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और हमारे काम यही आने वाला है। तो ये अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमने जो सर्कल बनाया ना, वो जो
मिरर बाहर निकाला है, उस मिरर को आप पेपर पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ करो, उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाता है। यानी कि यहां पर ऐसे देखो, मैंने इसको नीचे ज्वाइन किया, एक मिनट थोड़ा सा साइड में चला गया ना, ऐसे। तो अगर मैं बार बार कह रहा हूं ये लाइन नहीं है, ये ऐसा एक सरफेस है, इसको मैं पेपर पर रखकर सर्कल ड्रॉ करूंगा, ऐसा सर्कल बनेगा, तो ये उसका रेडियस होगा, ये स्मॉल आर। ये स्मॉल आर जो है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि हमें पता है जो लाइट आएगी वो सिर्फ इस एरिया के थ्रू ही अंदर जाएगी। अपर्चर कितना है इसका, अपर्चर लेंस में भी होगा और मिरर में भी होगा। फिर कुछ टर्म और है, जैसे ये जो पूरा लाइन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? मिरर के सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। यहां पर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, पता नहीं था क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ और टर्म है जैसे पैरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, वो सब है। पैरेक्सियल रेज क्या होता है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और मार्जिनल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। गलत डेफिनेशन है। मार्जिनल रेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होती हैं, पैरेक्सियल रेज तो होती ही हैं। इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा? जैसे ये कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज है, वो पैरेक्सियल रेज कहलाती हैं। और दूसरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, वो मार्जिनल रेज कहलाती हैं। जैसे एक इसके बाजू में और ड्रॉ कर दूं और एक इसके भी बाजू में ड्रॉ कर दूं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? ये पैरेक्सियल रेज है और ये मार्जिनल रेज है। क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस, पता है आपको? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। पैरेक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम होता है, मार्जिनल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, मेरा बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर पार्ट है। तो हम जानते हैं अगर मैं सेंटर को इससे मिलाऊंगा तो ये नॉर्मल आएगा, समझ रहे? तो ये एंगल छोटा बनेगा और इसका नॉर्मल यहां आएगा तो ये एंगल बड़ा बनेगा। तो वो रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है वो पैरेक्सियल रेज कहलाती हैं, और वो रेज जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है वो मार्जिनल रेज कहलाती हैं। अब इन दोनों को अलग अलग हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। पैरेक्सियल रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होने की वजह से ये सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, विच इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। आई रिपीट, जो पैरेक्सियल रेज है इनमें, अब देखो मेरे पास स्केल नहीं है ना, थोड़ी सी मुझे दिक्कत आएगी।
फिर भी बच गया। पैरेक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है, इनमें डेविएशन होता है, ये भी एक पॉइंट से पास नहीं होती, पर वो डेविएशन बहुत कम होता है। लेकिन मार्जिनल रेज के साथ गड़बड़ होती है। मार्जिनल रेज में क्या होता है, पहली बात ऐसे, देखो बहुत अच्छा नहीं बना, ऐसे। आप ये देखो, ये थोड़ा सा इधर है और ये थोड़ा इधर है, मतलब है ना, कहने का सीधे से, इसको हम प्रूव कर लेंगे बाद में। जैसे जैसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाऊंगा ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगी वो धीरे धीरे पोल की तरफ शिफ्ट होती रहेंगी। यानी कि मार्जिनल रेज के लिए फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज के फोकल लेंथ से कम होती है और इक्वल भी नहीं होती है। सुना आपने? पैरेक्सियल रेज की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और ऑलमोस्ट इक्वल होती है। मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज की फोकल लेंथ से कम होती है और इक्वल भी नहीं होती है। प्रूव कर लेंगे, अभी मैं लिख देता हूं। पैरेक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ होता है r/2, लेकिन मार्जिनल रेज के लिए फोकल लेंथ होता है r1 माइनस हाफ sec I, वेयर I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे ये निकल आएगा, अगर I बहुत कम है तो cos थीटा और sec थीटा 1 होते हैं ना। तो अगर यहां 1 लेंगे तो 1 माइनस हाफ r/2 आ जाएगा। और दूसरी बात जो मैंने बोली कि मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ कम भी होती है और इक्वल भी नहीं होती। इक्वल नहीं होती वो तो दिख रहा है, क्योंकि हर दो पैरेलल रेज के लिए आई कभी सेम हो ही नहीं सकता। सेम इन दोनों के लिए भी नहीं है, पर वही वाली बात है, कम है तो दोनों ही कम है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होने से कॉस्ट डिक्रीज होता है, लेकिन सेक इंक्रीज होता है। सेक इंक्रीज होगा तो माइनस है, इसलिए फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने का मतलब ये धीरे धीरे पोल के पास जाएंगे। तो बच्चों इन्हें प्रूव कर लेंगे, आप कॉपी करना शुरू करो धीरे धीरे।
आई रिपीट बेटा, ड्यू टू मार्जिनल रेज, अगर आपने कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रख दिया, समझो, तो जितनी भी पैरेलल रेज जाएगी वो एक पॉइंट पर फोकस होनी चाहिए थी, पर नहीं होगी क्योंकि साइज बड़ा है, तो इमेज जो बनेगी वो एक शार्प इमेज नहीं बनेगी। तो हम मार्जिनल, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली रेज प्रॉब्लम कर रही है ना, तो आप मिरर का अपर्चर इतना सा ही लो ना, इसके ऊपर का और नीचे का मिरर उड़ा दो। तो वी टेक स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन। बेटा ये सब लिख लोगे आप वर्ड्स में भी, या लिखने की जरूरत नहीं है? वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सफिशिएंट है। ये बता रहा है कि मार्जिनल रेज का फोकल लेंथ पैरेक्सियल रेज से कम होता है और इक्वल भी नहीं होता। फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं, एक तो स्फेरिकल मिरर से अगर इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के क्या रूल्स हैं, समझ रहे हैं? ये सब चीज 9-10 क्लास में होती है, मैं जानता हूं। जैसे ये कोई मिरर है, पहला रूल, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो बाद में वो फोकस से पास होगी, ठीक है? दरअसल फोकस कहते ही उसे है। पैरेलल रे जिस पॉइंट पर बाद में मीट कर रही है, मिल रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो फोकस कहलाता है। और अगर कोई रे पहले फोकस से पास हो रही है तो वो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, करेक्ट? अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इस पॉइंट से जो भी रे जाएगी वो नॉर्मल के अलोंग जाएगी, क्योंकि सेंटर रेडियस होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होती है वो रेडियस होता है, तो रेडियस के अलोंग मतलब पर नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो वापस आ जाएगी। और एक और रूल, अगर कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बराबर बनेगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस खुद भी नॉर्मल होता है ना। बच्चों इन 3-4 रूल से हम लोग इमेज कैसे बनाएंगे? इन 4 में से आप कोई भी 2 रूल काम में ले लो तो आपका इमेज बन जाएगा। जैसे ये कोई मिरर है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर और एफ को लोकेट करना है। मैंने आपको बताया था पैरेक्सियल रेज के लिए F = R/2 होता है। हम प्रूव कर लेंगे उसे, हम प्रूव कर लेंगे, परेशान ना हो। तो ऐसे सबसे पहले C और F को बनाया करो, F C का आधा लेना है, तो ये F हो गया, ये C। अब जैसे मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज निकालनी है, कॉनकेव मिरर है, तो एक तो रे आप पैरेलल ले लो हेड से, जो रे आप पैरेलल लोगे वो फोकस से पास करा दो। आपके पास स्केल होगा ना, उसे यूज करना, अच्छा डायग्राम बनेगा। फिर आप 2 चॉइसेस हैं, आप चाहें तो सेंटर से पास कराकर रिट्रेस कर दें, या फोकस से पास कराकर बाद में पैरेलल करा दें। ये फोकस से पास हुआ, ये बाद में पैरेलल हो गया, यहां कट हुआ, दिस इज इमेज। और अगर आप सेंटर से पास कराते तो वो भी यहां से पास होना मस्ट है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब डायग्राम गलत बना है। जैसे हो सकता है मेरा ना मिले, मिरर छोटा पड़ गया तो उसकी जरूरत ही नहीं ना, हमें तो होता भी तो वापस तो लानी थी, समझे? तो अगर ऐसे ये रे गई, यहां मिरर होता तो यहां से
रिट्रेस होता और वो भी यहीं से पास होता। लेकिन आपके लिए आप ऐसा करना मत कि 3 रे ले लो, कि वो मिलेगी तो है नहीं, उल्टा डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी शायद याद हो कि अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कहां कैसी बनती है। कैसी से मतलब, जैसे अगर ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे हो, बियॉन्ड सेंटर हो, तो इमेज हमेशा सी और एफ के बीच में बनती है और इन्वर्टेड इमेज होती है। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज उल्टी बनी है, साइज में छोटी होती है और रियल होती है। दिस इज रियल इमेज। ये कैसे पता लगा? एक्चुअली मीट कर रही है। तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड स्मॉल बिटवीन सी एंड एफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को सी पर रख दोगे तो इमेज भी सी पर बनेगी, इक्वल साइज और इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी और बड़ी बनेगी, एनलार्ज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी। ऑब्जेक्ट को अगर एफ पर रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। ये सब आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, वर्चुअल बनेगी। बनाओ, ड्रॉ करो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, नॉट फॉर नॉलेज। ये सी बनाओ, ये एफ बनाओ और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को रख दो। अब इसकी इमेज ड्रॉ करो। देखो बेटा, एक पैरेलल कर दो रे, इसको बिना स्केल के ये होता है। देखो एफ उधर लिख दूं। ओके, दूसरा पोल पाले कभी मत लेना, क्योंकि है ना हम एंगल नहीं बना पाते इक्वल। वो थोड़ा सा ज्यादा एंगल बन गया तो इमेज बहुत गलत जगह बनेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है पोल वाली रे मत लेना, सेंटर या फोकस वाली ले लो। नहीं, ये इधर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। पहले रे इधर गई, चूंकि ये लाइन सेंटर से पास होती है, नॉर्मल इंसिडेंस है, इसलिए वापस आ जाएगी। अब बच्चों ये रिफ्लेक्शन के बाद दूर हो रही है रेज, डाइवर्जिंग, यानी कि एक्चुअल में कभी नहीं मिलेंगी, तो रियल इमेज बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड कर दे तो हमें लगेगा कि ये दोनों रेज इस पॉइंट से आई हैं। अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अपीयर टू डाइवर्ज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। अब हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लो और उसकी इमेज बनाने की कोशिश करो। अब अपने आप में यही बहुत बड़ा काम है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे लें, सोचो। ये आज का लास्ट डिस्कशन है, लास्ट एंड फाइनल।
लास्ट में साउंड ऑन नहीं किया मैंने। साउंड अगर ऑन नहीं किया तो मैं इसको कट करूंगा।